मिथकों को तोड़ते हुए आज भारतीय राजनीति में मुझे गर्व है कि न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी अपने तर्कों के साथ जैसे को तैसा जवाब देने वाली हमारे बीच में कांग्रेस की एक ऐसी प्रखर वक्ता मौजूद है जो बात करेगी भारतीय राजनीति के बारे में, महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत जी एक जाना माना चेहरा जो हम जैसी नौजवान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। नमस्ते दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। स्त्री लीग हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो मंच प्रदान करता है तमाम उन महिलाओं को जो मन में कहीं सोच रखती हैं कि राजनीति हमारे लिए बनी है क्या। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दीदी, वर्तमान में जो हमारे देश में कहते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं, भावनात्मक रूप से इतनी कठोर नहीं होती कि राजनीति में फैसले लें, आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो प्रतिभा जी, मुझे लगता है कि मैं इंडियन यूथ कांग्रेस को जबरदस्त उत्साहवर्धन करूंगी और मैं सोचती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी लीड ली है स्त्री लीड के बारे में बात कर। हम देश की आधी आबादी हैं, हर निर्णय में हमारी भूमिका होनी चाहिए, हर निर्णय में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर यह होता है, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे आप जैसी नेत्रियां हो, चाहे हमारे जैसे लोग हो, हम लोगों को एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी काबिलियत के बल पर कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। मेरा अपना मानना है कि राजनीति को एक पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान नजर से ही देखता है, लेकिन सच तो ये है, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तमाम आंकड़े कहते हैं कि अगर औरतों का कंट्रीब्यूशन निर्णय में, डिसीजन मेकिंग में, नीतियों में होता है तो वो ज्यादा समावेशित, ज्यादा व्यापक तौर से कानून बनते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि औरतों का राजनीति में आना सशक्तिकरण की तो निशानी है ही, मुझे लगता है भागीदारी की निशानी है। हम देश की आधी आबादी हैं, हम किसी चीज से अलग कैसे रह सकते हैं? और जितने भी नीति नियम कानून है, मुझे लगता है आदमियों से ज्यादा औरतों पर प्रभाव डालते हैं और हम मुख दर्शक बनकर बैठे रहे। मुझे लगता है इस देश की एक विरासत रही है, एक इतिहास रहा है। इस देश ने रानी लक्ष्मीबाई तक के जैसे लोगों को देखा है। औरतें कोमल हो सकती हैं लेकिन कमजोर नहीं है, औरत निर्मल हो सकती है लेकिन निर्मम नहीं है। एक औरत है जिसके अंदर इतनी शक्ति होती है और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि जब वो कुछ कर गुजरना चाहती है तो कर गुजरती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों के इस खाई को पाटना जरूरी है। हमारे जैसी पार्टीज ने इसकी पहल करी थी, चाहे वो विमेन्स रिजर्वेशन बिल हो, चाहे पंचायती राज हो जिसमें औरतों को सशक्तिकरण दिया गया। मुझे लगता है आज की सरकारों को, आज के राजनीतिज्ञों को उन सब चीजों पर ध्यान देना होगा जिसकी पहल कांग्रेस ने करी थी। आप सब देखते हैं कि हम सब युवा हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा कैरियर बहुत अच्छा हो, अर्निंग बहुत अच्छी हो। आखिर सुप्रिया श्रीनेत एक जाना पहचाना नाम, प्रवक्ताओं में टीवी एंकरिंग की बात करें या आपके खुद के नॉलेज की बात करें, अर्थशास्त्र की स्टूडेंट जिसने बिजनेस जैसे ग्रुप को लीड किया हो एनडीटीवी में, वो महिला और चुनाव भी लड़ती है। तो क्या कैरियर राजनीति में बनाना और एक जमे जमाए कैरियर को छोड़कर राजनीति में आना, ये जो मिथक हमारी युवा महिलाओं में होता है कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, आपको कभी ऐसा फील हुआ राजनीति में आने के बाद? मुझे ऐसा लगता है पैसा एक बहुत छोटा मानक होता है। पैसा कैसे सब कुछ हो सकता है? पैसा एक बहुत छोटा मानक होता है। आपने ये सही कहा कि मैं कॉर्पोरेट में थी, मैं करियर वुमन थी, जो कोट एंड कोट जिसको करियर माना जाता है हमारे समाज में। मैं करियर में थी और मैं एक प्रॉपर जॉब करती थी। मैं टाइम्स ग्रुप में एग्जीक्यूटिव एडिटर थी, उसके पहले एनडीटीवी और फिर उसके पहले इंडिया टुडे ग्रुप में थी। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की जीवन में एक वक्त आता है जब उसको ये निर्णय लेना होता है कि इन दो रास्तों में से मैं कौन सा चुनूं। एक सेफ्टी जॉब की, पैसा भी अच्छा था, और एक देश की धज्जियां उड़ते हुए मैं देखती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि एक राजनीति, क्योंकि मैं राजनीति को कवर बहुत क्लोजली करती थी और पत्रकार होने के नाते मैं शायद राजनीति का वो रूप देखती थी जो पर्दे पर एक डालकर थोड़ा ओढ़ ढक के दिखाया जाता है टीवी चैनल्स पर। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम आज नहीं बोलेंगे, अगर हम इस संग्राम का हिस्सा आज नहीं बनेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो जिसको करेज ऑफ कन्विक्शन कहते थे, और जिस आइडियोलॉजी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी और जिस तरह का मीडिया में प्रचार प्रसार पैसा चल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि अगर आज आप चुप रह गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। और मैं अपने बच्चों का सोच के सोचती थी कि
हम इनको किस तरह का हिंदुस्तान देके जाएंगे, हम इनको क्या बताएंगे कि आप इस देश में किस चीज के लिए लड़िए, अगर हम ही आज लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि आपका करियर तभी हो सकता है जब आप 9 to 5 जॉब करिए। जितने लोग पॉलिटिक्स करते हैं, आप प्रियंका जी को देखिए, उनसे बड़ा उदाहरण कौन है? वो एक बहुत अच्छी माँ है, वो एक बहुत समर्पित पत्नी है, वो एक बहुत समर्पित बेटी है, एक बहुत अच्छी बहन है, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, जो कि जिसको पॉलिटिक्स का गढ़ कहा जाता है, उसकी महासचिव है, वो सारे देश में कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बात करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये पुरुष प्रधान समाज ने शायद थोड़ी हम पर इसलिए थोपी है कि इसी तरह से इनको पकड़ लो, लेकिन वो नहीं जानते कि चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे राजनीति हो, एक महिला जितना मल्टीटास्क करना किसी पुरुष के बस की बात ही नहीं है। मैं और आप हैं, मुझे ये भी याद रहेगा कि मुझे अगले दिन क्या पहन के तैयार होके क्या आना है, मेरी कौन सी साड़ी तैयार है, कौन सी नहीं है, और मुझे पता है कि मुझे अपने टीवी डिबेट पे क्या बोलना है। आपको पता है कि आप आज उड़ीसा की प्रभारी हैं, आपको वहां पे किस मुद्दे को उठाना है। महिला जिस तरह से मल्टीटास्क कर सकती है, पुरुष कर ही नहीं सकते। मैं पुरुषों को कम नहीं आंक रही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारे समाज में इतनी मिथ्या बनाई हुई है महिलाओं को किसी तरह से पकड़ के रखने की, ये वो आजाद परिंदे जिनको आप पकड़ के रख नहीं पाएंगे। बहुत ही सही बात कि ये कहीं ना कहीं इस देश की पितृसत्ता है, जिसने हमें देवी की संज्ञा देने के बाद 4 दीवारी के बीच में कैद कर दिया है। लेकिन यदि बात करें देश के स्वतंत्रता आंदोलन की और इस देश के महात्मा गांधी युग पुरुष की, उनके साथ हमेशा आंदोलन में महिलाएं खड़ी होती हैं। बट दीदी, बहुत दुख होता है, दुख इस बात का कि सोची समझी रणनीति के तहत आज महिलाओं के पहनावे को लेकर, उनके चरित्र को लेकर जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो उच्च पद पर बैठी हुई महिला हो या कोई सांसद हो या कोई विधायक हो, तो क्या कोई सामान्य महिला इस परिवेश में हिम्मत करेगी कि राजनीति में आना चाहिए? देखिए, आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है, और मुझे लगता है कि अगर आज प्रेजेंट परिवेश की बात करिए, वर्तमान स्थिति की बात करिए, तो जो काम ट्रोल आर्मी करती थी, औरतों को गाली गलौज करना, औरतों के साथ अभद्रता करना, हमारे नेताओं पर बड़ी तुच्छ टिप्पणी करना, वो आज खुलेआम भाजपा के प्रवक्ता, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, और मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ प्रधानमंत्री तक औरतों के बारे में उन्होंने बड़ी भद्दी भद्दी बातें बोली हैं। उन्होंने, चाहे शशि थरूर जी की पत्नी हो, चाहे हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उनसे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो औरतों के बारे में बात करते हैं, वो कहीं पर आरएसएस की सोच झलकाता है। आरएसएस में महिलाएं क्यों नहीं है, महिलाओं की शाखा तक नहीं है, क्योंकि वो महिलाओं को भागीदार समझते ही नहीं है सोसाइटी में। उनके लिए पुरुष से समाज बनता है, और पुरुष की नाक के नीचे समाज खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हाल 6-7 साल में जिस तरह से पतन हुआ है डिस्कोर्स का, जिसमें औरतों के पहनावों को लेकर किसी और इस तरह की जो बातें होती है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण देती है ऐसी सोच को जो महिलाओं की वेशभूषा से उनको जज करती है, जो ये जो महिला की काबिलियत पर बात नहीं करना चाहती। आपने रिप्ड जीन्स पहनी है, आप रात को कितने बजे वापस आ रही हैं, आप किसके साथ उठ बैठ रही हैं, महिला की वेशभूषा, उसके पहनावे, उसके चाल चलन पर अभद्र टिप्पणियां जो हो रही हैं, और मुख्यमंत्री तक लोग कर रहे हैं। मैं किसका नाम लूं यहाँ पर कह रहे हैं, जब एक लड़की के साथ अपराध होता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें पार्टी, सरकार, सूचना सलाहकारों की मंडली, पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी लड़की का चरित्र हनन करने पे जुट जाती है। तो कहीं पर इस तरह के डायलॉग, कहीं पर इस तरह के राजनीतिक में जो पतन हो रहा है, उसको देखकर औरतों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या आप ऐसे समाज में जीना चाहती हैं या समाज को बदलना चाहती हैं। आप सही कह रही हैं कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई इससे अच्छा है कि यहाँ ना जाओ, ये गंदी जगह है, लेकिन अपने घर की गंदगी को साफ करने के लिए हाथों को तो गंदा करना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप नहीं उतरिएगा मैदान में, तो आज आपके साथ हो रहा है, कल आपकी आने वाली पीढ़ी के साथ होगा। और मैं औरत को सिर्फ बेटी, बहन, पत्नी, देवी का स्थान नहीं, एक औरत का अपना वजूद है। आप एक औरत है, मैं एक औरत हूँ, हमारे इर्द गिर्द औरतें हैं, आधी जनसंख्या है। आप आधी जनसंख्या के खिलाफ आंख मूंद कर, उनको कमरे से बाहर रखकर सारी नीति निर्माण यहाँ पे कर लीजिएगा, और आपको लगता है समाज ठीक से चलेगा। तो कहीं पर भागीदारी निभाना हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी एक पुरुष प्रधान समाज को हमें देनी चाहिए।
बहुत सही बात कही। एक तो ये कि आरएसएस के दिमाग में ही है कि महिलाएं देश में द्वितीय दर्जे की नागरिक हैं और यही कारण है शायद वो लोग महिलाओं को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। दूसरी बहुत अच्छी बात कही कि हमारे मुद्दों को यदि हम नहीं उठाएंगे और हमने खुद एक खुला हुआ क्षेत्र छोड़ दिया है पुरुषों के लिए जो हमारी समस्याओं का समाधान निकाले, हमारे नीति नियत और निर्माण की भागीदारी खुद तय करें, तो कैसे राजनीति में सुधार होगा। मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे ये कहना चाहूंगी, आप हम सबके लिए बहुत गर्व की विषय भी है, सब्जेक्ट भी है, टीवी पे देखने वाला एक ऐसा चेहरा भी है। और मैं एक बात आपको पर्सनल लेवल पे बताना चाहूंगी, जब आपने ये कहा कि मैं हमेशा तर्क संगत विषय पे बात करती हूँ, मैं कभी कमजोर नहीं पड़ती, लेकिन आज मैं हमारे नेता के चरित्र पे जो आपने हनन किया, मैं पुरजोर जैसे को तैसा लैंग्वेज में जवाब दूंगी। मुझे खंडवा के कई साथियों के फोन आए जो पत्रकार थे, उन्होंने कहा नहीं, पहली बार एक महिला ने जो मर्यादित कहा जाता था कि आपको शब्दों में बात करनी है, जैसे को तैसा हिंदुस्तान की राजनीति में सिखाया। तो क्या आज हमें जो हमारे लिए मर्यादा और शब्दों की एक बेड़िया रोक रखी थी, हमें उनको निकलकर ऐसे कर जैसे को तैसा वाला जवाब देना चाहिए? मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, जब मैं टेलीविजन डिबेट पे जाती हूँ, मैं 2-3 घंटे प्रिपेयर करती हूँ। मैं सारे आंकड़े, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ट्रेनिंग शायद रही है, मैं आंकड़ों के बेसिस पर डिबेट करना चाहती हूँ, मैं तर्क संगत डिबेट करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर प्रतिद्वंदी सामने से तर्क मुझसे बात करे तो बिल्कुल हमें उस तरह के मुद्दों पर बात, आप मेरी जितनी आलोचना करिए, आप हमारी पार्टी की आलोचना करिए, आप मेरे लीडर्स की भी आलोचना करिए, लेकिन अगर आप मेरे लीडर्स को बेइज्जत करेंगे तो मुझे लगता है मैं वहां पर मूक दर्शक बैठकर नहीं सुनूंगी। और मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ, और मुझे लगता है हमारा जो कांग्रेस में स्तर है, हम इतनी स्तरहीन और तर्कहीन बात कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर, और ये मैंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया, अगर आपने मेरे लीडर को गाली दी या उनके खिलाफ कुछ व्यक्तिगत आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए, तो मैं भी आपके लीडर के लिए करूंगी। और ऐसा मैं इसलिए करूंगी, और मुझे अच्छा लगता नहीं है करना, मैं आपको सच बता दूं, मैं ऐसा इसलिए करूंगी क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो दवाई है बड़ी कड़वी दे देता है, जब खुद कड़वी दवाई खाता है तब उसको उसका अंजाम पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा की मर्यादा को रखना ये मेरा काम है, ये मेरे प्रतिद्वंदी का काम है, और सबसे ज्यादा ये टीवी एंकर्स का काम है। जब हम उल्टा बोलते हैं तो भाषा की मर्यादा याद आ जाती है, लेकिन जब भाजपा वाले या आरएसएस वाले उल्टा बोलते हैं तो भाजपा की मर्यादा कहीं नहीं याद आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वक्त हो गया, और मुझे लगता है कि हमारी शालीनता को हमारी कमजोरी समझकर लोगों को लगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियां, व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे। मुझे लगता है वो वक्त खत्म हो चुका है। आप कांग्रेस के उन लोगों से बात कर रहे हैं जो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चाहे वो राहुल जी हो, चाहे हमारा कोई और भी लीडर हो, जो उनमें विश्वास रखते हैं। और अगर आपने उनके खिलाफ कुछ शब्द कहा तो आप ही की उपस्थिति में आपके लीडर को अगर मैं कुछ कहूंगी तो उसमें फिर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुप्रिया जी, बहुत अच्छा लगा हमें। और सुप्रिया जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत इसलिए भी है क्योंकि वो लड़की जो 18 साल की होती है और अपना पहला वोट देती है, इस देश की राजनीति में उसी दिन वो हिस्सेदार बन जाती है। तो क्यों ना अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए राजनीति में आए। और युवक कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो आपकी आवाज में हम अपनी आवाज मिलाकर आपको ताकत देगा, आपको नेतृत्व करने की कला सिखाएगा। और सुप्रिया जैसी तमाम हमारी महिला साथी आपको समय समय पर मार्गदर्शन भी देंगी और किस तरीके से लड़ाई लड़नी है इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।